हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारतीय इतिहास पर हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें अभी हमारा ये सेकंड भाग है। दोस्तों, सेकंड भाग है। प्रथम भाग में अर्थात फर्स्ट भाग में लेक्चर नंबर 15 का ये हमारा सेकंड भाग है। पहले भाग में दोस्तों हमने पुरुषार्थों पर बात की थी और अब इस सेकंड भाग में हम बात करने जा रहे हैं संस्कारों पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें वन बाय वन करके हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन दोस्तों, इससे पहले एक भाग हमारा जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। छोटा सा एक ब्रेक लिया था हम लोगों ने, ठीक है। इससे पहले एक भाग अभी कंप्लीट हुआ है, तो उस भाग को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखिए, जिसमें हमने पुरुषार्थों की बात की है, जिसमें 4 पुरुषार्थों पर हमने डिस्कस किया है। उन पुरुषार्थों के बाद ही दोस्तों आप संस्कार वाला ये सेकंड भाग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेकंड भाग। सीधे चलते हैं अपनी स्लाइड पर। ये सब दोस्तों हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा स्कोर देख लेते हैं, क्योंकि सेकंड भाग है हमारा, सेकंड दोबारा शुरू कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों, फर्स्ट भाग में ये पुरुषार्थ देख चुके थे, 4 प्रकार के पुरुषार्थ पर हमने डिस्कस किया था। और इस भाग में हम देखेंगे, इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे 16 संस्कारों को, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमें 3 पॉइंटों पर विशेष फोकस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कारों का अर्थ क्या है, क्या होते हैं ये संस्कार, ठीक है। इसके बाद देखेंगे संस्कारों के प्रकार कितने हैं, और फिर लास्ट में देखेंगे कि इन संस्कारों का क्या उद्देश्य था भारतीय प्राचीन समाज में, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन करके दोस्तों शुरू करते हैं। ये सब हमारा डिस्कस हो चुका था पुरुषार्थ पर। ये पुरुषार्थ दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और अब जो हम स्टार्ट करेंगे संस्कार, ठीक है। 16 संस्कार, ये आ गए संस्कार, ठीक है। स्लाइड में आए हैं, हम लोगों में पता नहीं, बाकी चलिए 16 संस्कार, ठीक है। तो 16 संस्कारों को 3 टॉपिक अर्थात 3 पॉइंटों के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास करेंगे। बस शर्त एक ही है कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बना करके बैठे रहे। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में काफी डिफिकल्टीज आती है, मैं समझता हूं। काफी कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर प्राचीन इतिहास में बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है। जब तक हम सिर्फ नाम समझते हैं तब तक तो ठीक है। जैसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं ना, डिटेल में नहीं जाते हैं, तब तक तो ठीक है प्राचीन इतिहास। लेकिन जैसे ही हम प्राचीन भारतीय इतिहास को अंदर डेप्थ में जाकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो कई सारे डाउट, कई सारी प्रॉब्लमें आने जो है क्रिएट होना शुरू हो जाती है। कारण उसका यही है कि हमें कोई प्रकार की ऐसी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर देखने को मिलती है जो हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है ना। इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे कि ये पुरुषार्थ है ना, ये संस्कार है। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर इससे पहले कभी आपने संस्कार नहीं पढ़े हैं तो आपको जानकर कि ये आश्चर्य होगा दोस्तों कि संस्कार बल्कि क्या चीज है ये। सोचिए, प्राचीन समय से इन संस्कारों को फॉलो किया जा रहा है। संस्कार दोस्तों, संस्कार होते हैं कि एक व्यक्ति के जन्म लेने से पहले ये संस्कार स्टार्ट हो जाते हैं। जन्म लेने से पहले जब एक बच्चा, एक नवजात शिशु गर्भ में होता है, तब से लेकर के ये संस्कार प्रारंभ होते हैं। और अंतिम संस्कार होता है अंतिम संस्कार के नाम से, ठीक है, मृत्यु के बाद। तो ये पूरे 16 संस्कार है, व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक साथ रहते हैं, है ना। तो 16 ही संस्कारों को हम डिटेल में दोस्तों वन बाय वन करके यहाँ पर इन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रकार की जब हमने बात की थी दोस्तों, तो यहाँ देखा था हमने कि 16 प्रकार के संस्कार है, जिनमें सबसे पहला अगर कोई प्रकार है, एक सेकंड दोस्तों, स्लाइड इसमें भी मुझे लगता है शायद आगे पीछे, चलिए आगे पीछे होने दो, उसको आगे पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला जो संस्कार है, देखिए अभी इसको कंप्लीट कैसे करेंगे आप लोग। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, पहले आप पूरे जो 16 संस्कार है उनको समझ लीजिए, उनका अर्थ समझ लीजिए, ठीक है। मैं पूरा व्यवहारिक रूप से पूरा समझाने का आपको प्रयास करूंगा। इसके बाद में आप ये नोट्स डाउनलोड करके और इनके सभी 16 नाम को आपको याद करने हैं, ठीक है। 16 ही संस्कारों के 16 ही नाम आपको याद होने चाहिए। ये कंडीशन है दोस्तों। देखिए, पढ़ाई में तो करना ही होता है, करना ही होगा। अगर अच्छे नंबर चाहिए ना, तो थोड़ा सा अच्छा कार्य करना होगा, उन स्टूडेंटों से थोड़ा सा हटके कार्य करना होगा, तभी जाकर के आपको कुछ हटके नंबर मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला जो संस्कार होता है,
सबसे पहला जो संस्कार होता है उस संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। क्या नाम है? गर्भाधान संस्कार। और ये संस्कार होता कब है दोस्तों? तो ये संस्कार होता है विवाह की चौथी रात्रि को। जैसे कि 1 तारीख को विवाह हुआ है तो 4 तारीख को ये संस्कार होगा, ठीक है ना। ये होता है अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए, ये होता है अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड संस्कार है, सेकंड का नाम है पुंसवन। पुंसवन संस्कार होता है दोस्तों, ये संस्कार होता है गर्भ धारण करने के चौथे महीने में, गर्भ धारण करने के चौथे महीने में होता है। और इसमें एक पुत्र संतान की प्राप्ति की कामना की जाती है और इस हेतु महिला या वो स्त्री व्रत करती है, व्रत रखती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये संस्कार व्यक्ति के जन्म से पहले से शुरू हो रहे हैं, अर्थात एक विवाह से शुरू होते हैं। जब व्यक्ति बच्चे का एक जन्म भी नहीं होता उससे पहले संस्कार होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये 2 संस्कार ऐसे हैं जो व्यक्ति के जन्म से पहले से प्रारंभ हो चुके थे, ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर का संस्कार आता है जिसका नाम है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन संस्कार जो है दोस्तों, ये संस्कार दुष्ट शक्तियों से गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करता है। और 14 नंबर का है जात कर्म। क्या है दोस्तों? जात कर्म। और ये संतान के जन्म के समय किया जाता है, संतान के जन्म के समय किया जाता है और बच्चे को दुष्ट शक्तियों से दूर रखता है। अब जरा समझिए, ये सारे संस्कार अगर आप चाहे दोस्तों तो इनका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, इनकी आलोचना भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको आलोचना करने हेतु कोई क्वेश्चन आता है तो इसकी आलोचना का पक्ष भी आपके पास में तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। हर प्रकार से मैं बताता हूं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं ना उसको 360 डिग्री एंगल के साथ पढ़े। उसकी आलोचना आपकी पुस्तक में हो या ना हो, आपके सिलेबस में हो या ना हो, पक्ष विपक्ष दोनों लेकर आपको चलना है। कभी भी दोस्तों किसी भी चीज का नकारात्मक पक्ष भी आपको रखना हो सकता है, उसका सकारात्मक पक्ष भी रखना हो सकता है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक चीज को पूरी तरह धारण करें, अन्यथा ना करें, है ना। तो उसी प्रकार से दोस्तों जब संस्कारों की बात करते हैं तो अब जरा संस्कार को आप कनेक्ट कीजिए वापस से दोस्तों ऋग्वैदिक काल के समय से। जब ऋग्वैदिक काल में ही ये संस्कार आए हैं, ठीक है, तो संस्कार आए या उत्तर वैदिक काल में आए दोस्तों, तो ये संस्कार कब आए थे? जब ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मण वर्ण का वर्चस्व जब समाज पर स्थायी होने लगा था, तब ये संस्कार आए थे। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि 16 संस्कार है, जीवन के जन्म से पहले के संस्कार है जो कि जन्म की व्यक्ति की मृत्यु तक किए जाते हैं। प्रत्येक संस्कार का निर्वहन एक ब्राह्मण के द्वारा किया जाता था, ठीक है। और प्रत्येक संस्कार में ब्राह्मण को एक विशेष दीक्षा या जो है वो भी उपहार होता था, वो देना, भेंट करना होता था, ठीक है। तो ब्राह्मण वर्ण ने अपनी व्यवस्था अपने अनुसार कर रखी थी समाज में, ठीक है। और इन सब का हर्जाना सबसे अधिक अगर किसी को भुगतना पड़ा तो वो भुगतना पड़ा दोस्तों वैश्य और शूद्र वर्ण, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों ये जो चौथा जो आपका ये संस्कार है जात कर्म, तो जात कर्म ये होता है दोस्तों बच्चे के जन्म के समय में। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय में जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसके बाद में नामकरण संस्कार, जो कि अब जो प्राचीन समय से लेकर आज तक ये तो होता ही रहता है, ये होता ही है। नामकरण अर्थात ये कि जन्म के 10वें या 12वें दिन ये शुभ मुहूर्त देख करके बच्चे का नाम रखा जाता है, इसी को कहते हैं नामकरण संस्कार, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार दोस्तों बच्चे को जन्म के बाद पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाता है, जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है तब इस प्रकार का संस्कार किया जाता है। और ये चौथे महीने में, बच्चे के जन्म के चौथे महीने बाद या चौथे महीने में इस प्रकार का संस्कार किया जाता है, ठीक है। अन्नप्राशन संस्कार, हाँ थोड़े से नाम अजीबोगरीब है दोस्तों इनको थोड़ा लेने में, क्योंकि ये एक प्राचीन भारत की शब्दावलियां हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग वर्तमान में आज ना के बराबर होता है। इन शब्दावलियों का प्रयोग अगर हम वर्तमान में ढूंढने में निकलेंगे ना तो भी आपको ये शब्दावलियां नहीं मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ी सी ये हमको हटके जरूर लगती है शब्दावलियां, लेकिन है बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है। एक बार आप याद कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी वो, ठीक है ना। चलिए, तो अन्नप्राशन, जब बच्चा पहली बार भोजन करता था, जब पहली बार खाना खाएगा तब जो है ये संस्कार किया जाएगा। तो ये 6 माह की उम्र में होता था। चूड़ा कर्म,
चूड़ा कर्म के अंतर्गत दोस्तों इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, मुंडन संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कर्ण छेदन, बच्चों के कान छेदना, बच्चों के कान छेदने का संस्कार। ठीक है, इसके बाद विद्यारंभ या पट्टी पूजन, विद्यारंभ या पट्टी पूजन, बच्चा शिक्षा ग्रहण करना आरंभ करता है इसी संस्कार से। ठीक है, इसी संस्कार से कौन सा बच्चा शिक्षा ग्रहण आरंभ करता है, किस संस्कार से, विद्यारंभ या फिर पट्टी पूजन से। ठीक है, हालांकि ये ब्रह्मचर्य आश्रम में जाने से भी पहले होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जाने से पहले जो संस्कार होता है दोस्तों वो होता है उपनयन का संस्कार। कौन सा होता है, उपनयन का संस्कार, जो कि हमने दोस्तों जब आश्रम व्यवस्था पढ़ी थी उस वक्त में देखा था, और मैंने आपको स्पेशली बोला था कि ये उपनयन संस्कार को याद रखिए, जब हम संस्कार पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये उपनयन संस्कार वही है जब एक बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में ग्रहण करता है, प्रवेश करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है, उस वक्त ये उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, वो दोस्तों इस उपनयन संस्कार का महत्व एक इसलिए भी होता है क्योंकि जन्म से लेकर के उपनयन संस्कार तक जो है बच्चे को शूद्र माना जाता था, अर्थात कि बच्चे का जैसे उपनयन संस्कार होता है, उस उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चा अपने वर्ण में आता था। ऊपर के तीनों वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण, इन तीनों वर्णों को ये उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ जैसा कि शब्दों से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा कि वेदों का अध्ययन जब प्रारंभ करता है बालक तो उसको बोलते हैं वेदारंभ संस्कार। और ये भी किया जाता है दोस्तों, ये भी इसके जो है वेदों का अध्ययन करने से पहले इस प्रकार का संस्कार किया जाता है। केशांत संस्कार दोस्तों, केशांत संस्कार ये 16 वर्ष की आयु में होता है। 16 वर्ष की आयु में होगा जब बच्चे को दाढ़ी मुंह आने लगती है तो वो उतराते हैं, है ना। तो इस प्रकार का ये पहला संस्कार होता है। इसके बाद में समावर्तन संस्कार जब बच्चा ग्रेजुएट पास करता है तब ये समावर्तन संस्कार होता है। जैसे कि अब 2 साल बाद आप भी ये संस्कार करने वाले हैं जैसे आप ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, विवाह संस्कार भाई पहले ग्रेजुएट होंगे आप लोग, समावर्तन संस्कार करेंगे, पहले ग्रेजुएट होंगे उसके बाद ही विवाह करेंगे। तो विवाह संस्कार तो हिंदू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है। विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है, अतः विवाह पद्धति के अंतर्गत कुछ ऐसे धार्मिक नियम, तरीके या धार्मिक कृत्य होते हैं जिन्हें किया जाना विवाह की पूर्णता आवश्यकता है या आवश्यक है। विवाह हेतु कुछ नियम या कुछ जो है उनकी परंपराएं है ना, उन परंपराओं को फॉलो किया जाना अति आवश्यक है। ठीक है, लास्ट में दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार, जो अंतिम संस्कार के नाम से हम जानते हैं उसको अंतिम संस्कार, हम अंतिम क्योंकि अंतिम है, आखिरी है, 16वां संस्कार है, इसलिए हम उसको अंतिम के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम है अंत्येष्टि संस्कार। क्या नाम है, अंत्येष्टि संस्कार। जो व्यक्ति की मृत्यु के समय किया जाता है संस्कार वो होता है अंत्येष्टि संस्कार, जो मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार है, जिसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा को परलोक में शांति दिलाना होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 16 संस्कार रहे हैं। इन 16 संस्कारों में कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा दोस्तों, सभी को मैंने 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया है। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूं 16 टर्मिनोलॉजी है एक तरह से, ये सभी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए आपको लग रही है क्योंकि आप अपने जीवन काल में पहली बार आपने इनको देखा होगा, पहली बार इनको पढ़ा होगा, इस कारण से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन मेरा यकीन रखिए दोस्तों, यकीन कीजिए, सेशन को देखने के बाद में ये पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार इसको हैंड टू हैंड, अभी लेक्चर खत्म होते हैं, अभी पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से और पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। समझने के बाद में दोस्तों जो भी कोई सी भी दुनिया की कोई सी भी किताब आपके पास हो जिसमें ये टॉपिक हो संस्कारों वाला, उस टॉपिक को खोल लीजिए और उसको आज ही पढ़ के निपटा दीजिए। आपको संस्कारों वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको ये जो नाम है 16 अगर ये समस्या देते हैं, ये तकलीफ देते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी एक खाली पेज में ये सिर्फ 16 नाम लिख लीजिए। ठीक है, सिर्फ 16 नाम लिख लीजिए, 4 से 5 बार इनका रिवीजन करना, अलग से नाम लिखकर ऐसा लगे तो दीवार पे स्टेप कर देना, दीवार पे चिपका देना।
ठीक है, 2-4 दिन में तो 100% आपको याद हो ही जाएंगे, और ये याद करना आवश्यक, मैं फिर बोल रहा हूँ याद करना आवश्यक है, क्योंकि पुरुषार्थ और संस्कारों पर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं जिसमें अब हम बात करेंगे संस्कारों के उद्देश्य या महत्वों की। तो दोस्तों, अपनी इच्छा व्यक्त करने का साधन कहा गया है, इस कारण से इसको जो है महत्व कहा दिया गया है। देखिए, जो संस्कार है, जो 16 संस्कार अपनाए हैं प्राचीन भारतीय समाज ने, उसके पीछे एक विशेष मकसद रहा है, विशेष एक उद्देश्य रहा है, और वो उद्देश्य इनका ये था कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कैसे प्रदर्शित करे। व्यक्ति चूंकि एक सामाजिक प्राणी होता है, उसके अंदर कई प्रकार की भावनाएं छुपी हुई होती है, कई प्रकार की इच्छाएं होती है, कई ईर्ष्या भी होती है, द्वेष होता है, प्रसन्नता होती है, सुख दुख, कई प्रकार की भावनाएं उसके मन के सागर में जो है हिचकोले खा रही होती है, उनको बाहर निकालना आवश्यक होता है मनुष्य के लिए, तो वो कैसे निकालेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी जो है 16 संस्कार उनको एक ये आधार प्रदान करते हैं कि आप इन संस्कारों के द्वारा अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को जो है बाहर निकालें। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट में है विपत्ति से रक्षा। तो प्राचीन भारतीय समाज का अत्यंत, या कहें कि एक कठोरता के साथ में ये मान्यता थी उस समाज के अंदर कि ये 16 संस्कार करने से ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, या जिसको भी ये मानते थे वो उनकी ईश्वर की तरह उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट प्रेत आत्माओं से वो जो है ये 16 संस्कार उनकी रक्षा करेंगे, इस हेतु भी, अर्थात अपनी समाज की रक्षा हेतु भी ये 16 संस्कारों को अपनाते थे। इसके बाद में दोस्तों, सामाजिक स्थिति की प्राप्ति। जो व्यक्ति 16 ही संस्कार करके इस जीवन से, इस लोक से परलोक जाता था, तो उसके बारे में समाज में यह समझा जाता था कि ये एक समाज के अंदर प्रतिष्ठित व्यक्ति था। कौन था? प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अर्थात कि सभी संस्कारों को फॉलो करने वाले व्यक्ति को समाज में एक विशेष महत्व दिया जाता था, समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। ठीक है, ओके, सेशन होता है एंड। 16 संस्कारों में, 16 संस्कारों में अब आप खुद देख लीजिए आप कौन कौन से संस्कार फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, इसमें मेरे ख्याल से इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, सिंपल ही था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। ये सब हमारे, ये सब अपने मस्तिष्क की सोच है दोस्तों। मस्तिष्क ने एक बार देख लिया कि यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पहली बार में अगर मस्तिष्क में, देखिए यार, कोई चीज जब आप पहले कभी पढ़े नहीं है, कोई चीज आपके सामने नहीं आती है, तो उसको पहचानने में थोड़ा वक्त तो लगता है। ठीक है ना, तो नई चीज को देखते आपका जो मस्तिष्क है वो तो यही बोलेगा कि ये डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि ये हमने, उसने, दिमाग ने, आपके मस्तिष्क ने पहली बार देखा है, पहली बार उसके मेमोरी में वो चीज जा रही है। एक बार डालिए, अगली बार फिर दिखाइए इसी मस्तिष्क को, अगली बार फिर दिखाइए यही चीज, तो फिर दिमाग बोलेगा कि नहीं यार, ये तो मैंने पहले से कहीं पढ़ रखा है, ये ठीक है, मैं कर लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों परेशान ना हो, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, आप साइंस से, मैथ से, कॉमर्स से, या हो सकता है आपकी लैंग्वेज कुछ और रही हो, तो आप निश्चिंत होकर के क्लास को फॉलो कीजिए, निश्चिंत होकर के, जैसा मैं आपको 3 स्टेप बताता हूं प्राचीन इतिहास पढ़ने की, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप कंप्लीटली उसे पढ़ ले जाएंगे और आपको याद भी रहेगी। उस स्टेप को फॉलो कीजिए दोस्तों, पहले लेक्चर, फिर पीडीएफ नोट्स, और फिर अपनी बुक। ये 3 स्टेप है इतिहास को याद करने की, और आपसे याद हो जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि जब मुझे विश्वास है आप लोगों पर, तो फिर आपको तो कितना होना चाहिए यार, कर ले जाएंगे आप, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे हाँ, पीपीटी टीम। चलिए नेक्स्ट सेशन में ही देखेंगे नेक्स्ट सेशन किस पर आने वाला है। ठीक है, एक्चुअली वो जो आपके टॉपिक का क्रम मुझे याद नहीं है, वो क्रम मुझे उसी वक्त देखना पड़ता है जब पीपीटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, उससे पहले व्हाट्सएप नंबर जिनको भी आवश्यकता है यहाँ से ले सकते हैं, यही हमारे कॉल नंबर है। लेकिन कॉल करने से पहले आपको एक मैसेज डालना होगा, आपको कॉल करने की अनुमति मिलने पर ही आप हमें कॉल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर दोस्तों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे सभी लेक्चर की लिंक प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। और टेलीग्राम पर दोस्तों हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है लोधाजी क्लासेस। तो टेलीग्राम पर आप लोधाजी क्लासेस ग्रुप को सर्च करेंगे, मिल जाएगा। और उसमें जो आपको दोस्तों ये लोगो दिख रहा है, इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, उसी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा ये लिंक भी आपको दिख रही है दोस्तों, इस लिंक को भी आप यहां से लेकर के दोस्तों, लिंक को कॉपी करके भी आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे दोस्तों, इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखें हम पर दोस्तों। बहुत जल्दी हम आपके छूटे हुए बाकी और सब्जेक्ट को भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों अब हम ये इतिहास और इकोनॉमी पर जो हमारा ये सेशन चल रहा है, सबसे पहले हम इसको एंड तक पहुंचाएंगे, जैसे हमने राजनीति विज्ञान को अंत तक पहुंचाया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।